Hello class, good morning all of you. Today I am going to teach you monetary policy and its instrument. लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, टारगेट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, आइदर इन अदर वर्ड वी कैन से फंक्शन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी करा चुका हूँ, जिसमें जो हमने लर्न किया था कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज दैट इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिसी प्राइस स्टेबिलिटी, स्टेबलाइजेशन ऑफ बिजनेस साइकिल्स, इंटरेस्ट रेट स्टेबिलिटी एंड एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। आपको मैंने ये बताने का प्रयास किया था यहाँ पर कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जिसकी मेन अथॉरिटी सेंट्रल बैंक है, इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह सकते हैं आप, सेंट्रल बैंक, है ना। अदर कंट्री में फेडरल बैंक या अमेरिका और जैसे कंट्रीज़ में है। तो जितनी भी कंट्री हैं, हर कंट्री में एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी होती है और वो अथॉरिटी होती है सेंट्रल बैंक। आरबीआई इंडियन की सेंट्रल अथॉरिटी है, वो मार्केट में मनी सप्लाई के फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करती है कि मार्केट में मनी सप्लाई का रेशो है, किस रेशो में मनी सप्लाई इंक्रीज करेगा, जिससे कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट, प्राइस, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी बनी रहे। और अगर इन तीनों में स्टेबिलिटी बनी रहेगी तो ओपन मार्केट में हमारा जो एक्सचेंज रेट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बीओपी है, नेट एक्सपोर्ट है, ये सब हमारे फेवरेबल में रहेगा। और साथ साथ जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, जैसे हमारी कंट्री के सेविंग रेट है, इन्वेस्टमेंट रेट है, कैपिटल फॉर्मेशन है, जीडीपी है, एम्प्लॉयमेंट है, ये सारे इंडिकेटर हमारे कंट्री के लिए बेटर होंगे। तो हम ये फाइनली कह सकते हैं कि किसी कंट्री को चलाने वाली मेन अथॉरिटी होती है उस कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी, उस कंट्री की मॉनिटरिंग अथॉरिटी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ मनी इज आरबीआई। अगर मॉनेटरी पॉलिसी बेटर ढंग से वर्क करेगी तो इन टारगेट को आप इंस्ट्रूमेंट अचीवमेंट करेंगे। और अगर हमें ये टारगेट अचीवमेंट हो रहे हैं तो हम यही कहेंगे कि हमारी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी सक्सेस है। मॉनेटरी पॉलिसी पूरे साल भर के लिए बनती है, क्वार्टरली उसे रिव्यू किया जाता है, फिर उसमें चेंज करते होंगे। अक्सर आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि गवर्नमेंट ने बैंक रेट घटा दिए, सीआरआर घटा दिया, एसएलआर बढ़ा दिया। हर 3 महीने बाद गवर्नमेंट इसे रिव्यू करती है, आरबीआई से रिव्यू करती है कि मार्केट की फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग वो इन चीज़ों में चेंज करती रहती है। क्यों? क्योंकि मनी सप्लाई ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरिएबल होता है पूरी इकोनॉमी को। आपको मैंने मैक्रो पढ़ाया था, मैक्रो में बहुत चीज़ें पढ़ाया था आपको ये भी पढ़ाया था कि सिनोनिम्स क्या होता है, प्रिंटिंग मनी कैसे होती है, और मनी मार्केट आपको पढ़ाया था जहाँ पर आईएसएलएम मॉडल के साथ साथ मनी सप्लाई और मनी सप्लाई ग्रोथ कैसे होता है, इंटरेस्ट रेट स्टेबिलिटी कैसे आती है मनी सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज करने से। तो उन सब चीज़ों को अचीवमेंट करने के लिए हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसीज के टारगेट होते हैं। इस टारगेट को अचीवमेंट करने के लिए उसे सर्टेन कुछ टूल्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं। टूल्स का मतलब होता है कि जिससे वो इकोनॉमी में मनी को कंट्रोल करता है, जिसे बोलेंगे क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट का मतलब होता है कि जो मार्केट में पैसा फ्लक्चुएट हो रहा है थ्रू कमर्शियल बैंक, थ्रू एनजीओ, थ्रू नाबार्ड, या जितने भी और भी स्कीमें हैं गवर्नमेंट की, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे कमर्शियल बैंक हो, सारे बैंकों का मॉनिटराइज आरबीआई करता है। और उन बैंकों को किस तरह से चलाता है, वो मॉनेटरी पॉलिसी की एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है जो कि डिसाइड करती है कि मार्केट में किस इंस्ट्रूमेंट को बेटर सिचुएशन में, किस इंस्ट्रूमेंट से इकोनॉमी को कंट्रोल किया जाए। तो यहाँ पर हम डिस्कस ये भी करेंगे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका जो मेन इंस्ट्रूमेंट्स है वो है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। 2 इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ाऊँगा, समराइज वे में करूँगा। आपके पास बिल्कुल 40 मिनट्स हैं, एंड विद इन 40 मिनट्स आई विल फिनिश योर टॉपिक्स। सो लेट बाय वन, प्लीज़ फोकस एंड राइट डाउन वट एवर आई एम राइट इन ब्रेड।
इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एंड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट। एक वर्ड आपको मैंने दिया यहाँ पर, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट। व्हाट डू यू मीन लिक्विडिटी? लिक्विडिटी का मतलब होता है कि तरलता, हिंदी में बोलते हैं कि मार्केट में कितनी लिक्विडिटी है। जब मार्केट में अपनी इकोनॉमी में डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो क्या हुआ था उस टाइम? मार्केट से सडनली मनी डिसअपीयर हो गई थी, लिक्विडिटी कम हो गई थी। और मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। तो सबसे मोस्ट लिक्विड क्या है आज के समय में? मनी इज मोस्ट लिक्विड। सबसे लिक्विड मनी है, वो भी कैश। ओके, तो यानी कि हमें कहना चाहिए कि लिक्विडिटी को एडजस्टमेंट करने का, लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश रखना, कैश ज़्यादा होना या कैश कम होना, मार्केट में मनी कम होना या मनी कम जाना होना। मार्केट में लिक्विडिटी कम रहेगी तो आपके पॉकेट में पैसा कम रहेगा, आपकी डिमांड कम रहेगी, कंजप्शन कम रहेगी। तो सारी इकोनॉमी पैसे पे ही डिपेंड है। तो मार्केट में कैसे मनी सप्लाई कंट्रोल करना है, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट है, और इसी इंस्ट्रूमेंट को हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट कहेंगे या क्रेडिट कंट्रोल कहेंगे। ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम दो चीज़ देखते हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं। अभी मैं पहले आपको क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कराता हूँ। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को मैंने 2 पार्ट्स में बांट रखे हैं। बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन जिसे हम OMO बोलते हैं, वेरिएबल कैश रेशो रिजर्व जिसे हम VCR बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशो जिसे हम CRR बोलते हैं। हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, लेकिन अभी आपको समझा रहा हूँ। इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो। ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं जिसे हम A पार्ट में कह सकते हैं, जो हम इसे ट्रेडिशनल कह सकते हैं, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट जो कि परंपरागत यहीं से चले आ रहे हैं। ठीक है, जब से RBI का सेटअप हुआ है 35 हुआ, और तब से 5-6 ही औजार यही चले आ रहे हैं, तो हम ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। हाल ही में गवर्नमेंट ने 2 चीज़ और स्टार्ट किया है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसके 2 पार्ट्स हैं। A पार्ट्स में आपको पढ़ाऊंगा रीपरचेज ऑप्शंस जिसे हम बोलते हैं रेपो। रेपो आपने सुना होगा। और सेकंड पार्ट है रिवर्स रेपो जिसे हम उसी रेपो को रिवर्स रेपो कहते हैं। तो ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग में उतना ही चलना है जितना आपको लिया गया है, अदरवाइज इसमें और भी हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अगला है क्वालिटेटिव और सेलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटेटिव में होता है कि यहाँ पर क्वांटिटी तो चेंज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेलेक्टिव मेजर्स मॉनेटरी पॉलिसी RBI अडॉप्ट करती है कि वो मनी की सप्लाई को भी वो भी कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली ना होकर के इनडायरेक्टली होता है। ओके, जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल ड्यूटीज या इसे मोरल सजन बोलते हैं, डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, डायरेक्ट एक्शंस बोलते हैं, या क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम्स। तो मैं 1 बाय 1 आपको ब्रीफ में डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन इससे पहले, समझाने से पहले, मैं आपको विद एग्जाम्पल और विद सिचुएशन लेकर चलना चाहता हूं, ताकि आपके माइंड में एक ही बार में सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। देखिए, मैं आपसे सिंपल बात करता हूं। चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले बैंक रेट की। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट वो होता है जिस रेट पर कमर्शियल बैंक को RBI लैंडिंग करता, लोन देता है।
यानी कि जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से बारोइंग करते हैं, सिक्योरिटीज और इंस्ट्रूमेंट और ये डिबेंचर्स, ये सब चीज़ें परचेस करते हैं, उस रेट पे, उसी रेट को हम बैंक रेट बोलते हैं। अब आप इसको सोचोगे कि बैंक रेट से इसका कैसे ताल्लुक़ है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, हम यहाँ लिखे रहे हैं, दिख रहा होगा आपको कि अगर मार्केट में मान के चलो रिसेशन है या मार्केट में इन्फ्लेशन है, दो चीज़ें आपको बता दिया, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ओके, तो अगर मार्केट में रिसेशन सिचुएशन चल रही है, हम यही बात कर लें। ओके, मान के चलो मार्केट में रिसेशन है, तो इस रिसेशन को ख़त्म करने के लिए आरबीआई क्या करेगी कि भाई मार्केट में मनी सप्लाई को ज़्यादा बढ़ाएगी। जब मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ा देगी, थोड़ा सा मैं ऐसे बात करता हूँ, ग्राफ में समझाता हूँ। आपको ये पता है कि ये मनी की सप्लाई होती है और ये मनी की आपकी डिमांड होती है और ये इंटरेस्ट रेट होता है जिसे मनी मार्केट बोलते हैं। ओके, तो जब मनी सप्लाई बढ़ेगी मार्केट में, क्यों बढ़ेगी? क्योंकि रिसेशन है, तो बैंक रेट क्या करेगा? बैंक रेट को कम कर देगा। जब बैंक रेट कम कर देगा तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे? आरबीआई से क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा उधार लेंगे, क्योंकि आरबीआई कम रेट पे दे रहा है, तो कमर्शियल बैंक बारो करेंगे। तो कमर्शियल बैंक बारो करेंगे तो आरबीआई से पैसा कमर्शियल बैंक के पास जा रहा है। तो यानी कि मार्केट में आरबीआई ने क्या किया? मनी को इंक्रीज कर दिया। तो इससे क्या होगा कि मनी सप्लाई मार्केट में क्या होगी? इंक्रीज होगी। जब मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज होगी, देख लीजिए, तो आपकी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट क्या होगा? फॉल होगा। और जब इंटरेस्ट रेट फॉल होगा तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि आपकी कंट्री में इंटरेस्ट रेट क्या होगा? फॉल हो जाएगा। और जब आपकी कंट्री में इंटरेस्ट रेट फॉल होगा तो नो डाउट कि इसका सिचुएशन क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होंगे। और अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने का मतलब ही क्या हुआ कि आपकी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, जीडीपी इंक्रीज हुआ। जीडीपी इंक्रीज हुआ तो लोगों की डिमांड्स बढ़ी। जब डिमांड बढ़ी तो फिर प्राइस बढ़ा। क्या बढ़ा? प्राइस बढ़ा। तो आपको टारगेट समझाना चाहता हूं मैं कि भैया जब रिसेशन था, जहां प्राइस डाउन था, अब प्राइस को बढ़ाना है। तो प्राइस डाउन है तो प्राइस को बढ़ाना है, और प्राइस डाउन से प्राइस को बढ़ाने के लिए बैंक रेट घटा दिया। तो कमर्शियल बैंक ने ज़्यादा लिया आरबीआई से, मनी सप्लाई हुई, इंटरेस्ट रेट डाउन हुआ, इंटरेस्ट रेट, तो ये सारी सिचुएशन चलेगी। तो प्राइस एक समय था जो एम्प्लॉयमेंट नहीं था, रिसेशन था और प्राइस बहुत डाउन था, डिमांड बिल्कुल नहीं थी। तो भैया इस रिसेशन को उभरने के लिए तो गर्म आरबीआई को कुछ करना पड़ेगा। तो जब उसने किया क्या कि मनी सप्लाई को बढ़ा दिया, और जब मनी के सप्लाई को बढ़ा दिया तो नो डाउट कि ये सारी चीज़ें इकोनॉमी के फेवर में गई, तो मनी सप्लाई अप हो गई। मनी की सप्लाई, लिक्विडिटी क्या हो गई? बढ़ गई। और जब लिक्विडिटी बढ़ गई तो सारी एक्टिविटीज़ Y=C+I+G, कंजप्शन बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, सेविंग बढ़ना शुरू हुआ, सारी सिचुएशंस बेटर होना शुरू हो जाती है। आरबीआई का काम ये है, मॉनेटरी पॉलिसी का इसलिए वर्क करता है। ऐसे ही अगर मैं यहीं पर बात करूं आपसे थोड़ा सा उल्टा, कि अगर मान के चलो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन में बैंक रेट को क्या करेंगे आप? आपको बैंक रेट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप इन्फ्लेशन में लिक्विडिटी मार्केट से कम करना चाहते हैं, और मार्केट्स में लिक्विडिटी कम करने के लिए आपको कोई ना कोई टूल अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर उसमें आरबीआई बैंक रेट अडॉप्ट करती है तो क्या होगा? बैंक रेट अडॉप्ट करती है तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे? कम उधार लेंगे आरबीआई से। एक तो कमर्शियल बैंक की बारोइंग क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। दूसरे
वो जो पैसा पहले लिए थे वो लौटाना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि मुझे तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है, पिछला जो लोन लिया था हमें तो ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। उनकी मार्केट, उनकी जो एसेस वैल्यू है, उनकी जो उनके पास जो मार्केट की मनी की वैल्यू समझते होंगे उस टाइम में, तो उसके डाउन हो जाती है, तो यानी कि वो लौटाना शुरू करेंगे। तो यानी कि आरबीआई के पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। इसमें आरबीआई से पैसा कमर्शियल बैंक के पास आना शुरू हुआ था, इसमें आरबीआई के पास पैसा वापस आना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा, तो मनी सप्लाई इधर आ जाएगी। जब मनी सप्लाई आपकी लेफ्ट हैंड आ गई तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, मनी तो सप्लाई यहाँ पर कम हो गई, तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, कम हो जाएगा, जीडीपी क्या होगी, कम हो जाएगी, डिमांड क्या होगी, कम होगी, प्राइस क्या होगा, फाइनली प्राइस भी कम हो जाएगा। तो आप चाहते क्या थे, जब इन्फ्लेशन था तो प्राइस को कम करना चाहते थे, और जब आपके पास रिसेशन था तो प्राइस को आप बढ़ाना चाहते, तो मिल तो गया टारगेट। यही है मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट, यही है आरबीआई का रोल, आप कंट्रोल द मॉनेटरी पॉलिसी। हमने आपको एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया, आरबीआई का बैंक रेट। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, और दूसरा एग्जांपल ले लीजिए आप, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में भी ऐसे ही वर्क करना है जैसे हमने किए थे। जब हम ओपन मार्केट ऑपरेशन में जाते हैं, ठीक है, तो आपको शॉर्टकट में बताते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करेंगे। अगर हमें मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो क्या करेगी आरबीआई, मार्केट में मनी सप्लाई को भेजना है तो कमर्शियल बैंकों से क्या करेगी, वो परचेज करेगी। क्या करेगी, परचेज करेगी, यानी कि वो सिक्योरिटीज़ को परचेज करेगी मार्केट में पैसे को बढ़ाने के लिए। तो सिक्योरिटी को क्या करेगी, परचेज करेगी, तो परचेजिंग करेगी तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या होगी, बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, फॉल हो जाएगा। तो सारी सिचुएशन वैसे शुरू हो जाएगी जैसे बैंक रेट के साथ थी। और अगर उससे लगता है, लेकिन ओपन मार्केट ऑपरेशन में परचेज कब करेगा, जब मार्केट में रिसेशन है, यानी कि जब मार्केट में रिसेशन है तब वो ओपन मार्केट ऑपरेशन में परचेज करेगा। ये बात क्लियर हुई होगी आपको। दूसरा लेते हैं, अगर वो इसका अपोजिट कर दीजिए, अगर इन्फ्लेशन है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करेगा, वो मनी सप्लाई को कम करने के लिए सेल करेगा। ओके, सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा, तो सब कुछ ही ऐसे ही चलेगा। मैं बार बार इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ आपसे। ऐसे है कैश रिजर्व रेशो, थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। कैश रिजर्व रेशो का मतलब होता है कि आप आरबीआई के पास एक रूल के अकॉर्डिंग, एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग, कमर्शियल बैंक को अपनी पूरी डिपॉजिट का, डिमांड डिपॉजिट या सेविंग टाइम डिपॉजिट, पूरे डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंट कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। जैसे आपने 1000 रुपीज़ सबमिट करके आए, बैंक में डिपॉजिट किया, तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को उसमें से 10 रुपये, यानी कि 1000 का 100 रुपये आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। तो जब आरबीआई के पास रखेगा 10 रुपये 100 रुपये, तो उसके पास 900 ही बचेगा आगे लोन्स देने के लिए। अगर वो 10% की जगह हमने 20% कर दिया तो उसके पास सिर्फ 800 रुपये बचेगा लोन देने के लिए। यानी कि अगर CRR बढ़ा देंगे आप तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा आगे लोन देने के लिए, तो आगे वो मनी सप्लाई कम करेंगे तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। और अगर यही चीज़ 5% हो गई तो फिर वो 950 रुपये आगे लोन देंगे, 2% हो गई तो 980 रुपये आगे लोन देंगे। यानी कि CRR का मतलब हुआ कैश रिजर्व रेशो। अगर CRR घट गया तो आरबीआई करती है, अगर मार्केट में रिसेशन होता है तो CRR में क्या करती है, CRR के थ्रू क्या करती है, CRR को
डिक्रीज़ कर देती है ताकि मनी सप्लाई बढ़े। और जब इन्फ्लेशन होता है तो मार्केट में CRR के लिए क्या करेगी, वो बढ़ा देती है ताकि मार्केट से मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाए। ठीक है, सेम इफेक्ट उसका भी है जैसे बैंक रेट का है। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा है। तीसरा करते हैं इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो। एक नया टर्म आया ICCR। इसका मतलब ये है कि RBI के पास एक पावर है कि जब चाहे वो इस CRR को 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए इंक्रीज़ कर दे। और 100% भी कर सकती है कि आप अपने डिपॉजिट का 50%, आप डिपॉजिट का 100% मेरे पास जमा करेंगे। तो ये सडनली कभी कभी गवर्नमेंट्स कई बार ऐसा करती है जब उसे लगता है कि इससे काम नहीं चल रहा है 5%, सडनली मार्केट को कंट्रोल करना है, तो ICCR अडॉप्ट करती है। दोनों का इम्पैक्ट सेम है। क्लियर। नेक्स्ट लेते हैं आपका SLR, स्ट्रेचली लिक्विड रेशो। अब बोलोगे ये सब नया क्या है। SLR में क्या होता है कि बैंकों को अपने पास टोटल डिपॉजिट का, आइदर वो डिमांड डिपॉजिट हो आइदर टाइम डिपॉजिट हो, पूरे डिपॉजिट का एक सर्टेन अमाउंट अपने पास कैश रखना पड़ता है। क्योंकि हो सकता है कि एक दिन जमा करने वाले ही लोग लाइन लग जाए या एक दिन लोग विड्रॉल करने वाले ही लाइन आ जाए। तो इस केस में गवर्नमेंट बैंक के पास लिक्विडिटी होनी चाहिए। तो लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए बैंक लेवल पे स्ट्रेचली लिक्विड रेशो है। अच्छा, अगर ये फिक्स रेशो है, मैक्सिमम 40% हो सकता है, मिनिमम भूल गया यार, मिनिमम 25%, मैक्सिमम 40% है। ये गवर्नमेंट RBI का रूल है। तो ये मैक्सिमम 40% हो सकता है, लेकिन मिनिमम 25% हो सकता है। करंट में जो चल रहा है आप देख लेना। अब अगर स्ट्रेचली लिक्विड रेशो ये कहता है भैया कि सीधी सी बात है कि आपके पास अगर जितना लोगों ने जमा किया, अगर इससे ये बढ़ा देगा, 40% कर देगा, तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं होगा लोगों को उधार देने के लिए। और अगर कम कर देगा तो लोगों को उधार देने के लिए पैसा होगा। तो मनी सप्लाई वैसे ही इंक्रीज डिक्रीज होगी जैसे CRR में या ओपन मार्केट में या बैंक रेट में हुआ। तो यहाँ पे क्या करेगा, अगर मार्केट में रिसेशन है तो CRR को क्या करेगा, SLR को इंक्रीज करेगा। और अगर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है तो SLR को डिक्रीज करेगा, जिससे मनी सप्लाई बढ़ेगी और यहाँ मनी सप्लाई कम होगी। सेम इम्पैक्ट पड़ेगा मॉनेटरी पॉलिसी का भी SLR के थ्रू भी। ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगला बात करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तो था कि एक टाइम लगता है, लेकिन अगर सडनली उसे विदिन 24 आवर्स में कंट्रोल करना है तो एक नई टर्म लेके आया है, वो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF। इसकी डिस्कशन बाद में बहुत विस्तार से करेंगे। इसमें दो पंक्ति हैं कि लिक्विडिटी को तुरंत एडजस्टमेंट करना है, तो उसके लिए रीपर्चेज ऑप्शन है, रेपो और रिवर्स रेपो। देखो अक्सर कन्फ्यूजन रहता है, सर रिवर्स रेपो क्या है और रेपो क्या है। तो पहले रेपो समझो। रेपो हमारे और आपके बीच में एक ओरल एग्रीमेंट है, रिटर्न एग्रीमेंट है कि जो चीज़ मैं आपसे परचेज, आप मुझसे खरीद रहे हैं, मैं इसको आपसे दोबारा परचेज कर लूँगा। क्लियर। मान के चलो आप कहते हैं कि मैं आपको अपनी गाड़ी बेच रहा हूँ और आप मेरी गाड़ी खरीद रहे हैं। मैंने आपकी कार को 1000 रुपीज़ में लिया और इस एग्रीमेंट के थ्रू कि जब भी आप चाहें ये दोबारा मुझे ही बेच देना, यानी कि मेरी कार आपने खरीदी और जब चाहें तो आप अपनी कार मुझे वापस बेच दें। तो 1000 रुपये की मैंने आपको कार लिया, मान चलो मैंने आपको 1000 की कार दिया, तो 1000 रुपीज़ आपसे मैंने ले लिया, तो यानी कि मार्केट में पैसा ले लिया। तो जब RBI जो कमर्शियल बैंकों को लोन्स देती है तो उनको सेल करती है, तो उनसे पैसा अपने पास ले लेती है। जब RBI क्या करेगी, कमर्शियल बैंक को लोन देगी, यानी कि RBI जब उनसे सिक्योरिटीज़ खरीदती है तो हाई रेट पे लेती है। या ऐसा समझिए, मैं उल्टा ना बताऊं आपको, ऐसा समझिए कि जब आपको मैंने आपसे कार खरीद लिया तो आपका पैसा मेरे पास आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया, रेपो रेट हो गई, री
परचेज ऑप्शन हो गया, ये रेपो हो गया। लेकिन मैंने वही कार आपसे दोबारा मैंने खरीद लिया, जो मेरी कार है आपको बेचा था मैंने आपसे ही खरीद लिया, तो रेपो हो गया, रिवर्स रेपो हो गया। जो एग्रीमेंट मेरे साइड से था वो एग्रीमेंट आपके साइड से हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि मैंने अगर 1000 रुपीज़ में आपको मैंने सेल किया था, बाद में उसी चीज़ को मैंने 900 रुपये में आपसे खरीदूंगा, तो आप तो खुश होकर मुझे दे दोगे कि ठीक है यार, मैंने तो 1000 में ख़रीदा था कार, इतना दिन चलाया भी और ये 900 रुपये का ख़रीद भी रहे हैं वापस, तो उनको दे दूंगा। इससे दो चीज़ हुआ कि जब मुझे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ानी है, जब आरबीआई को मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाना है, तो वो क्या करेगा, आपकी चीज़ों को, अपनी चीज़ों को अच्छे रेट में, अच्छे इंटरेस्ट रेट में मिलेगा। वो बोलेगा कि आज मेरी सिक्योरिटी खरीदी है, इस बॉन्ड पे आपको मैं 25% दे रहा हूँ, 20% मिलेगा, तो आप बॉन्ड्स मेरा खरीद लेंगे, तो मेरे पास पैसा ज़्यादा आएगा और उसी बॉन्ड्स को मैं तुमसे सस्ते में खरीदूंगा। कब? जब मार्केट में मुझे लिक्विडिटी को बढ़ाना है। तो जब लिक्विडिटी को कम करना होता है तो रेपो, और जब रिवर्स रेपो, जब आरबीआई से, कमर्शियल बैंक से आरबीआई कुछ लेती है, कमर्शियल बैंकों से आरबीआई लोन लेती है, तो रिवर्स रेपो। और जब आरबीआई से कमर्शियल बैंक को लोन जाता है तो क्या हुआ आपका, रेपो। क्लियर? ये समझेंगे। अब हम बात करते हैं, इसको तुम्हारे पास टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है, 4 मिनट्स है। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ, क्वालिटेटिव में 4 चीज़ें होती हैं। मोरल मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसमें होता है कि आरबीआई एक मार्जिन रिक्वायर कर देती है कि हर बैंक को एक मार्जिन रखती है कि जैसे न्यू अकाउंट खोलता है तो उसको इतना लोन नहीं देना है, या जिसका टर्नओवर इतना अकाउंट का है, इतने रुपीज़ का, उसको ही लोन्स देना है। तो गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे मार्जिन रिक्वायरमेंट कर देती है, मार्जिन रख देती है कि भैया एफडी पर रेट ये चलेगा और फिक्स डिपॉजिट पर रेट ये चलेगा, हर चीज़ पे एक मार्जिन रख देती है, एक मार्जिन रख देती है कि आप इतने करोड़ लगा करके ही न्यू ब्रांच ओपन करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे मार्जिन रिक्वायरमेंट करती है ताकि मार्केट में कंट्रोल रहे। मोरल्स ड्यूटीज़, इस केस में होता है कि आरबीआई पेपर में, नीचे पेपर में निकालती है कि बोलता है कि भैया आप लोग इन्फ्लेशन सिचुएशन है या रिसेशन सिचुएशन है, तो बैंक आगे क्रेडिट क्रिएशन ना करें, बैंक आगे ज़्यादा लोन्स ना दें। इस तरह से वो क्या करती है, अनुनय विनय करती है, एक मोरल प्रेशर डालती है, ठीक है। अगला है डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट। आरबीआई क्या करती है, इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू डिफरेंट रेट्स पे, जैसे एग्रीकल्चर के अलग से लोन्स रेट चल रहा है, हाउसिंग रेट अलग चल रहा है, इस तरह से अलग अलग स्कीम्स निकालता है, डिफरेंट इंटरेस्ट रेट स्कीम निकालता है। बिहार के इंटरेस्ट रेट अलग है तो दिल्ली का इंटरेस्ट रेट अलग होगा, तो हर डिफरेंट स्टेट वाइज भी सकते हैं। कमर्शियल्स लोन्स या हाउस लोन्स अलग अलग चलता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट करके करती है। डायरेक्ट एक्शन, अगर कोई बैंक, कोई कमर्शियल बैंक वर्क करने को तैयार नहीं रहता है प्रॉपर तरीके से, या कुछ गलत तरीके से कुछ करता है, तो उस बैंक की सदस्यता रद्द कर देता है, या उसको कुछ नोटिस भेजता है कि आप ऐसा मत कीजिए, या वहाँ के मैनेजर वगैरह को जो भी है तो एक्शंस लेता है, ठीक है, पब्लिसिटी करता है पेपर में कि ये बैंक फ्रॉड है, ऐसा कुछ ना करें। आता है क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम्स। इसमें आरबीआई ने हाल ही में लॉन्च किया है कि जितने भी बैंक हैं, जब से घोटाला हुआ नीरव मोदी वाला, हमने कह रहे किसी के बारे में कि अगर सब कुछ इतना होने के बाद भी लोग इतने घोटाले कर जाते हैं, कितनी मार्जिन रिक्वायरमेंट है, इतने से ज़्यादा लोन नहीं दे सकते, फिर भी उससे ज़्यादा लोन दे दिया, या कहेंगे क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम है, उसके तहत पास होता है, कमेटी बैठती है कि हाँ इस पर्सन को कितना लोन दिया जा सकता है, इसकी इतनी क्रेडिबिलिटी है, लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा लोन्स प्रोवाइड हो जाते हैं इलीगल डॉक्यूमेंट्स पे। तो क्रेडिट ये स्कीम है। तो कहीं ना कहीं ये जो इंस्ट्रूमेंट थे सेलेक्टेड थे, और इसके बिहाफ पे ये भी वर्क करते हैं और ये भी वर्क करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी कंट्री में जो ये इकोनॉमिक्स गोल्स है हमारे मॉनेटरी पॉलिसी का, वो फुलफिल हो जाता है, ठीक है। तो डिटेल में चर्चा हम बाद में भी कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास लिमिटेशन समय है। तो प्लीज़ नोट डाउन, इफ एनी क्वेरी, सो एनी क्वेश्चंस यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स और यू कैन मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू, प्लीज़ नोट डाउन।